हेलो एवरीवन, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट शिक्षा यानी कि एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, जो कि मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। पाठ्य सामग्री जो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से दी गई थी, यानी कि जो भी सीबीसीएस के जो स्टूडेंट हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले या कहें हम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, तो इन सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान यहाँ आपके सामने मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का एजुकेशन सब्जेक्ट और उसका पहला अध्याय। देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके इस वाली बुक के अंदर यानी कि इस वाली पुस्तक के अंदर आपके जो अध्याय दिए गए हैं, तो उसका सबसे पहला अध्याय आपका जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान। तो चलिए जल्दी जल्दी से आगे चलिए और इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से अपने एग्जाम की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अध्याय का नाम। तो अध्याय का नाम जो है वो क्या दे रखा है? अध्याय का नाम है प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान। तो देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। आप जो है चिंतन, ध्यान और समस्या की प्रक्रिया की व्याख्या कर पाएंगे। आपको पता चलेगा एक्चुअल में चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो क्या है। और जितने भी यहाँ पर चिंतन और ध्यान के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी इसके प्रकार हैं उसके ऊपर आप चर्चा कर पाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है अभिसारी और अपसारी चिंतन। अब ये क्या होता है ये तो हम अपनी वीडियो के अंदर आपको आगे बताएंगे, और इसके बीच में जो भी डिफरेंस आने वाला है, जो भी इसके अंदर अंतर आने वाला है, हम वो भी समझेंगे। चिंतन और ध्यान के कार्य और निर्धारकों की पहचान करना, ये भी इसमें आपको पता चलेगा। साथ ही साथ दो और वैल्यू पॉइंट, समस्या समाधान के विभिन्न चरण और प्रभावी समस्या समाधान की रणनीति को भी समझ सकेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रस्तावना, यानी कि आप सभी जानते हैं पृष्ठभूमि, भूमिका, इंट्रोडक्शन, या फिर हम प्रस्तावना कहें तो सब कुछ एक ही है। तो चिंतन, धारणा, ध्यान, स्मृति और भाषा, समस्या समाधान, ये सब क्या है? ये एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं माना जा सकता है जो मानव को अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है। मतलब यानी कि जो और मनुष्य हैं और मानव प्रजातियां हैं उनसे बिल्कुल मनुष्य अलग क्यों है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में देखी जा सकती है। अगर हम बात करें जैसे अच्छी कविता, कहानी, पेंटिंग, भवन, कंप्यूटर, रोबोट, ये सारी की सारी चीजें सोच और तर्क, समस्या समाधान जैसी प्रक्रियाओं द्वारा ही व्यक्ति या समाज के आमने सामने उनके सामने जो चुनौती और समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर चिंतन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके हम सब चीजों को लेकर चलते हैं। चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ये सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों का प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें परिवेश, परिवेश का मतलब क्या होता है? वातावरण, यानी कि जो भी आपका वातावरण होता है उसे हम क्या बोलेंगे? परिवेश बोलेंगे, ठीक है। और उससे प्राप्त सूचनाओं में हेर फेर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, विश्लेषण शामिल होता है, उसका एनालाइज शामिल होगा उसमें। जैसे उदाहरण के लिए जब आप पेंटिंग देखते हैं तो आप केवल पेंटिंग या रंग और रेखा और प्रहार पर ध्यान नहीं करते, बल्कि सॉरी, आप उसके दिए गए मूल विषय के रूप में और उसके अर्थ की व्याख्या भी करते हैं। आप जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। पेंटिंग को समझने के लिए प्रस्तुत ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी एक पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को पहले आप देखेंगे, उसके बाद में आप उसको चिंतन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो होगा क्या कि ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना, क्या ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना ही क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा, ठीक है। तो चिंतन को समस्या सुलझाने के व्यवहार के रूप में भी जाना जा सकता है। चिंतन को समस्या सुलझाने के व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। अब जो मेन चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो क्या है कि सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हम देखेंगे वो क्या है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि जितने भी चिंतन की प्रमुख परिभाषाएं हैं
क्या वो आपके विचारों से बिल्कुल मिलती जुलती है या फिर चिंतन आपकी विचारधारा से बिल्कुल ही अलग है? तो देखिए, मोहसिन के अनुसार चिंतन एक अंतर्निहित समस्या हल करने का व्यवहार है, यानी कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने मन से ही कर सकते हैं, यानी कि आप चिंतन एक अंतर्निहित समस्या हल करने का एक व्यवहार, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है? चिंतन है। गिलमर के अनुसार चिंतन एक समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष गतिविधि के स्थान पर विचारों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। कोई भी विचार या कोई भी प्रतीक हम उसका प्रतीक करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कोलेनिक के अनुसार चिंतन अवधारणाओं का पुनर्गठन है, कोई भी अवधारणा उसका पुनर्गठन। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन एक समस्या का समाधान खोजने के लिए मानसिक अन्वेषण है, विचारधारा मस्तिष्क से निकलने वाली विचारधारा। गैरेट के अनुसार चिंतन व्यवहार है जो अक्सर निहित और छिपी होती है और जिसमें प्रतीकों, छवियों, विचारों और अवधारणाओं को नियोजित किया जाता है। तो ऐसे ही कई प्रकार की विचारधाराएं हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा चिंतन का मतलब क्या है, आप यहाँ समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, अब चिंतन की प्रकृति क्या होती है। चिंतन शब्द के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में उपयुक्त चर्चा ने इसकी प्रकृति के निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। यह एक संज्ञानात्मक व्यवहार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक माना जाता है। अवधारणा और स्मृति दोनों पर निर्भर करता है और हमेशा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित होता है। देखो, चिंतन करना क्या होता है, यानी कि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति करोगे तभी उसको प्राप्त करना चाहोगे, तो आप चिंतन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक समस्या को सुलझाने वाला व्यवहार। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। तत्व में सबसे पहला तत्व आपका कौन सा है? छवियां। देखो, चिंतन के यंत्र के रूप में किया जा सकता है, इसको हम देखते हैं, जैसे कि वस्तु, व्यक्ति और दृश्यों के वास्तविक अनुभवों की जो छवि है, ये सब वास्तव में देखी, सुनाई और अनुभव की जा सकती है। ये सब क्या है? चिंतन है। ये मानव मानसिक चित्र वास्तविक वस्तुओं, अनुभवों और गतिविधियों का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम छवि बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है चिंतन के तत्व के अंतर्गत, वो पॉइंट है आपका अवधारणा। अब अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये क्या है? देखो, समान विचार जो सामान्य वर्ग के लिए, और ये सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं, घटनाओं की समस्या, विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब है लीडरशिप करता है। क्या करता है? वेरी गुड, लीडरशिप करता है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। आप उदाहरण के लिए जैसे देखो, मनुष्य क्या है? नाश्वर है। आप एक विशेष व्यक्ति को नहीं समझते हैं बल्कि सामान्य रूप से मानव जाति को देखते हैं, तो ये अवधारणा है। क्या है? पर्टिकुलर किसी एक की नहीं बल्कि पूरी की पूरी यूनिटी की बात हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल। ठीक है, जिससे कि मनुष्य क्या है? एक संकल्पना है। प्रतीक और चिन्ह क्या है? ये वास्तविक विषयों, अनुभवों और गतिविधियों के विकल्प के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक लाइट, रेलवे सिग्नल, स्कूल की घंटी, गीत, नाते, ये सब क्या है? और नारे, ये सारे की सारी जो है प्रतीक है किसी ना किसी चीज का और चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रेड लाइट आई तो आपको क्या करना है? आपको पता है भैया, आप जो है यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आप उस गाड़ी पर बैठे हुए हैं और आपके सामने ये हेलमेट है, ये आप बाइक चला रहे हैं और यहाँ पर जो है एक रेड लाइट आ जाती है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही आप वो चिन्ह जो है देखेंगे और उस चिन्ह को देखते ही आप क्या करेंगे? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई, हमें क्या करना है? अभी अपने मेरे को गाड़ी रोकनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा? ये चिन्ह है हमारा। ठीक है, अब भाषा, ये ना केवल संचार के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है बल्कि चिंतन की प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे कुशल और विकसित उपकरण है। देखो, अगर जब कोई व्यक्ति शब्दों या वाक्यों को पढ़ता है, लिखता है या सुनता है, तो किसी भी भाषा में लेट मी रीड दिस फर्स्ट, किसी भी भाषा में हाव भाव को देखता है तो वह चिंतन के लिए प्रेरित होता है। अगर भाई कोई भाषा उसके सामने बोली जा रही है, उसके सामने कोई चीज लेकर आई गई है, दस्तावेज है, साहित्य को पढ़ना लिखना भी चिंतन प्रक्रिया के लिए उसको मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा चिन्ह वाला। अब मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो देखो, मस्तिष्क जो है चिंतन मुख्य रूप से मस्तिष्क का एक कार्य है और हमारे मन को चिंतन प्रक्रिया का मुख्य साधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, या कहा जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों का कोई अर्थ नहीं होता है और इस प्रकार हम मन की कोशिकाओं द्वारा इन
अनुभवों को ग्रहण किए बिना और किसी अर्थ की उचित व्याख्या किए बिना उत्तेजक कारकों या चिंतन करने के कारणों के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो ये आपको पॉइंट बस ऐसे याद कर लेना है जैसा है यहाँ पर। चिंतन के प्रकार बताएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला प्रकार चिंतन का जो प्रकार है, बोधात्मक या मूर्त चिंतन। मूर्त ये एक इस प्रकार का आधार चिंतन का सबसे सरल रूप है, जैसे कि किसी के अनुभव के अनुसार अनुभूति की व्याख्या। इसे ठोस सोच भी कहा जा सकता है क्योंकि ये वास्तविक या मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की धारणा पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी के अनुभव के अनुसार अनुभूति की व्याख्या, कैसे किसी का एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर आप अपनी जो है अनुभूति दे रहे हो, तो वो क्या है, वो बोधात्मक या मूर्त चिंतन कहलाएगा। प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन क्या है, बोधात्मक चिंतन से विपरीत है। इसमें वास्तविक वस्तु और घटनाओं के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक अमूर्त चिंतन है जहां अवधारणाएं सामान्यीकृत वस्तु और भाषाओं का उपयोग होता है, जिसे बोधात्मक चिंतन से बेहतर माना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये समझने और समस्या सुलझाने के प्रयासों की भी बात करता है। अब चिंतनशील चिंतन क्या है, ये चिंतन कुछ यहाँ पर उसके रूप है। इसका उद्देश्य साधारण समस्याओं के बजाय जटिल को हल करना है। इसके लिए सभी प्रासंगिक अनुभवों के पुनर्गठन और किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने या उस अनुभवों या चिंतन से संबंधित के बजाय बाधाओं को दूर करने के तरीकों की खोज के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं आपके इसके। अब आपको आगे चलना है कि सृजनात्मक क्या होता है। देखो, इस प्रकार का चिंतन किसी भी नई असामान्य चीज को बनाने या बनाने की क्षमता से संबंध होता है, मतलब उसकी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है ना, सृजनात्मक कोई भी क्रिएटिविटी, तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि रचनात्मक सोच इसके सभी आकारों और रूपों में पूरी तरह से एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है और इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण घटक भी माना जाना चाहिए। हम में से हर एक रचनात्मक सोच के लिए सक्षम है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक घटना है क्योंकि हर कोई रचनात्मक स्थिति सोच सकता है, रचनात्मक जो है उसका व्यवहार हो सकता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, ये एक प्रकार का चिंतन है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विश्वासों, पूर्वग्रह और मतों से अलग हटकर विश्वासों को दूर करने और उसकी बुनियादी आस्था प्रणाली की कीमत पर भी सत्य की खोज करने में सहायता मिलती है। यह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो इसका मेन पॉइंट है, ध्यान क्या है। तो अभी हमने चिंतन पढ़ा था, हम इसमें पढ़ेंगे अब ध्यान क्या है। तो देखो, शैक्षिक वातावरण में ध्यान अक्सर सुना जाता है। अध्यापक, अभिभावक शिकायत करते हैं कि विद्यार्थी जो है क्या कर रहा है, वो निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देता, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस पर उसका फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमेशा शिक्षा प्रासंगिक घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। हमारी व्यवहारिक क्षमताएं सीमित हैं, हम एक ही बार में कुछ चीजों में भाग ले सकते हैं। बहुत से संभावित निविष्टियों के चयन की प्रक्रिया के रूप में ध्यान को वर्णित किया जा सकता है। अब ध्यान एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्यान। जो हमारे डम्बिल हैं इन्होंने क्या बोला, ध्यान एक विषय पर दूसरे विषय पर केंद्रित करने की बजाय चेतना की एकाग्रता है। किसी भी एक विषय पर आप कोई काम कर रहे हो और उससे दूसरे पर आप जो है अपने आप को केंद्रित करने की बजाय किसी एक ही चीज पर एकाग्रता को बनाए रखना है, यानी कि फोकस को बनाए रखना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका ध्यान कहलाएगा। ध्यान मस्तिष्क के समक्ष स्पष्ट रूप से विचार करने की प्रक्रिया है। विचार बोले तो यानी कि कोई भी चिंतन अगर हम उस पर विचार कर रहे हैं तो वो ध्यान है। ठीक है, ध्यान को उस अनुभूति पर केंद्रित करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो सीमित संख्या में उत्तेजना के लिए प्रेरित अधिक जागरूक होता है। तो ऐसे ही ध्यान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इसकी प्रकृति क्या कहती है, भाई पहला पॉइंट इसका कहता है कि ध्यान अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है। यह हमारे पर्यावरण के बारे में हमारी जागरूकता और चेतना में मदद करता है। जागरूकता या चेतना चयनात्मक होती है, ध्यान देने की क्षमता सीमित होती है। ये हमारे सारे के सारे जो पॉइंट है वो ध्यान की प्रकृति है। ठीक है, ये किसी भी समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अगर आप ध्यान से कोई समस्या समझ रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, तो ध्यान के प्रकार कौन कौन से, अब दो प्रकार यहाँ पर है। पहले का आपका अनैच्छिक है और दूसरा आपका स्वैच्छिक है। अब जो अनैच्छिक है उसके भी दो भाग हैं और जो स्वैच्छिक है उसके भी दो भाग हैं। तो पहले हम बात करते हैं अनैच्छिक का, जो है कार्यान्वयन कौन सा है और स्वाभाविक, ये देखेंगे हम जरा यहाँ पर। सबसे पहले जो आपका अनैच्छिक वाला है, इस प्रकार का ध्यान इच्छा के बिना पैदा होता है। हम अपनी ओर से किसी भी सचेत प्रयास के बिना किसी वस्तु या विचार पर ध्यान देते हैं। अचानक से जो तेज आवाज आ जाए, चमकीले रंग,
तो ये सब क्या है, ये सारे अचानक से आ गई, मतलब इस पे हमारा कोई फोकस नहीं था भाई, बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ वो एकदम ही चौंक गया, ये क्या हो गया, ठीक है भाई। तो ये उसके माइंड में जो क्वेश्चन आया ना, ये क्या हो गया, अचानक से जो फोकस आया, तो ये हमारा जो क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अनैच्छिक ध्यान, ठीक है। जिसपे हमारी इच्छा नहीं थी पर हम उस पर ध्यान देंगे, क्यों, अचानक से आ गई, जैसे कि अब घर के अंदर बैठे हो और बाहर से आवाज आ रही है, नहीं 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 मुझे तो नान खटाई खानी है, आपका आपका मन नहीं है उस पर फोकस करने का, पर क्या है, उस अनैच्छिक ध्यान ने आपको वहां तक खींच लिया। स्वैच्छिक ध्यान, जो ध्यान इच्छा से जगाया जाता है, आप उसे स्वैच्छिक बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस प्रकार के ध्यान में, जैसे कि हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, हम उसकी उपलब्धि के लिए खुद को चौकस करते हैं। जैसे भाई अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम, जैसे आप सपोज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो और आप इसके अंदर बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हो, तो ये क्या है आपका, ये आपका ऐच्छिक है, तो स्वैच्छिक ध्यान है, कौन सा, स्वैच्छिक। और जो अनैच्छिक क्या है, जो आपने, आपका मन नहीं है पर आपके कानों तक आ गया, ठीक है, आप बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते और आपके कानों तक आ गया। अब इसके ध्यान, जो ध्यान के तत्व वो क्या है, देखो बाहरी कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उद्दीपन की प्रकृति, सभी प्रकार के उद्दीपन समान स्तर का ध्यान आकर्षित करने के लिए सक्षम नहीं होते, चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करता है। चित्र जो है, अगर हमने बात की भाई कि अगर मैं कोई भी एक डायग्राम बना दूं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा भाई मैंने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या करा, ऐसे एक वो बना दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया नो स्मोकिंग, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को ना शब्दों से ज्यादा इस चित्र से ज्यादा आकर्षण हो रहा है, यानी कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो है आपका चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित कर लेता है, ठीक है। अब उत्तेजना की तीव्रता, उद्दीपन की प्रकृति की भांति उत्तेजना की तीव्रता तथा आकार भी हमारे ध्यान की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसी दुर्बल उत्प्रेरक की तुलना में मजबूत प्रेरणा अधिक ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी, तेज, बहुत ज्यादा तेज, मतलब किसी की स्मेल आ रही है, तो ये बहुत तीव्रता से, ये हमारे ध्यान को जो है आसानी से, इसको हम देखा, मतलब जो अधिक आसानी से देखी जा सकती है सब चीजें, ठीक है। तो ये उत्तेजना या फिर तीव्रता, ये हमारा इसका पॉइंट है। उसके बाद में, इसके पॉइंट्स के बाद में अगर हम बात करें आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, तो बाहरी कारक के ऊपर वाले, जैसे रुचि, ध्यान आकर्षित करने में भाई रुचि एक महत्वपूर्ण सहायक है, ठीक है। यदि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के मैच एक साथ होंगे, तो क्रिकेट में रुचि रखने वाला व्यक्ति क्रिकेट में मैच पर ध्यान देगा, और फुटबॉल वाला फुटबॉल, सॉरी, और फुटबॉल मैच से बचना चाहेगा। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाएंगे। दूसरा, आपका उसका उद्देश्य क्या होगा, तो देखिए उद्देश्य, किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य उसकी प्रेरणाएं उसके उनके ध्यान को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे प्यास, भूख, ठीक है, सेक्स, डर आदि, ये उसका उद्देश्य हो सकता है, जो ध्यान देने पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए एक भूखा व्यक्ति खाना पकाने की गंध को देखता है, ठीक है। और मानसिकता क्या है, हमारी रुचि और उद्देश्यों के अलावा ध्यान आकर्षित करने में मानसिकता भी वो है। भाई इस उदाहरण के लिए अगर हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, लिफाफों के विशाल ढेर में से उसके लिफाफे को पहचान सकता है, तो ये मानसिकता है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका समस्या समाधान क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार के संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में से एक है, जो अक्सर सीखने के दौरान होता है। समस्या समाधान मूल रूप से स्थिति के मूल्यांकन में शामिल उत्पादक कार्य को किसी के निर्धारण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनाई गई रणनीति को सामूहिक रूप से समस्या समाधान कहा जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बहुत इजी शब्दों में कि आखिर ये जो समस्या समाधान है वो है क्या भाई। तो अनीता वुल्फ के अनुसार उसने क्या बोला, समस्या के समाधान के नए समाधान तैयार हो रहे हैं जो पूर्व के विद्वानों नियमों के सरल उपयोग के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब मुझे तो नहीं लगता ये डेफिनेशन किसी के समझ में आने वाली है जल्द से जल्द, तो इसलिए आप इसको 2-3 बार रीड कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग कि स्किनर के अनुसार समस्या समाधान क्या है। उन कठिनाइयों पर काबू पाने की प्रक्रिया है जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हमारे को डिफाइन करके बता दिया जी कि जो समस्या समाधान क्या है, कि भाई उन कठिनाइयों पर काबू करने की कोशिश करने की प्रक्रिया है जो भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, मतलब जो भी हमारे लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, उसको उसको प्रतीत होती है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं भाई, समस्या समाधान के चरण कौन कौन से, ठीक है। आई, समस्या की पहचान। डी, देखो जो आइडियल, जो वर्ड है हमारा आइडियल, आइडियल। आई फॉर, देखो समस्या की पहचान करें, ठीक है। लक्ष्य की, लक्ष्य को परिभाषित करें, संभावित रणनीतियों को समाधान का अन्वेषण करें और रणनीतियों का अधिनियम करें और पीछे मुड़कर देखें और सीखें, ठीक है। लर्निंग यानी कि किसी भी चीज को
तो ये 5 कदम बताए गए हैं इसके अंदर। आदर्श के 5 कदम बताए गए हैं कि वो आदर्श के 5 कदम कौन-कौन से। और दूसरी ओर यहाँ पर जो है 3 चरणों में बताया गया, तैयारी करना, उत्पादन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हो गए हमारे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, जो इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है? देखो, सोचना एक जटिल प्रक्रिया है और सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों और प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। ये हम पहले भी ऊपर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आपको इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जो हमारा ये वाला लेसन था, इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि किस तरीके के हमारे जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने क्लियर किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको और अच्छी तरीके से और आसान तरीके से इसको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।